अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम पैरा एक्ट 2024 जो है इसको डिस्कस करेंगे। अगर ये जो लेक्चर आज का है, अगर आप इसको मुकम्मल सुन लेते हैं, इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपका ये जो पैरा एक्ट से रिलेटेड जितना भी डर है, जितना भी खौफ है, वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा कि ये पैरा एक्ट इसको किस तरह करना है, इसमें ये कितना मुश्किल है। तो ये सारे जितने भी आपके जितने भी सवालात हैं, वो सारे के सारे ये ख़त्म हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। ये जो वीडियो मैंने आगे रिकॉर्ड की है, वो सारी की सारी बहुत ही इजी वे में आपको पूरे का पूरा पैरा एक्ट जो है वो मैंने समझा दिया है। आपसे सिर्फ गुजारिश ये है कि आपने इस लेक्चर को एक दफ़ा मुकम्मल सुनना है। उसके बाद इसको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करने के लिए आपने इसके इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपने दोबारा देख लेने हैं। तो इंशाल्लाह ये जो पैरा एक्ट है, इसमें से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जो है उसको डिस्कस करते हैं कि पैरा एक्ट जो है ये सबसे पहले पास कब हुआ था पंजाब असेंबली में। ये पास कब हुआ, तो ये 11 अक्टूबर 2024 को ये पास हुआ था। अब पैरा एक्ट जो है ये असल में ये कहाँ का एक्ट है? ये पंजाब का एक्ट है। तो इसलिए इसको किस असेंबली से पास होना होना था? तो इसको पंजाब असेंबली से पास होना था, जो कि 11 अक्टूबर 2024 को पास हुआ था। उसके बाद फिर ये गवर्नर को भेज दिया गया था, जो कि 16 अक्टूबर 2024 को ये गवर्नर पंजाब जो है उनको उनकी तरफ भेज दिया था। फिर उनके सिग्नेचर के बाद ये जो एक्ट है इसको 17 अक्टूबर 2024 को इसको पब्लिश कर दिया था। अब ये कहाँ पे पब्लिश किया था? ये हर सूबे का एक गजट होता है। एक गजट होता है, ये जो जैसे यहाँ पे ये पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, दी पंजाब गजट। तो इस गजट में जितने भी एक्ट्स होते हैं जो कि पास हो रहे होते हैं, उन सारे गजट्स को उस सारे एक्ट्स को इस गजट में शामिल कर दिया जाता है। तो 17 अक्टूबर 2024 को ये जो एक्ट है ये पब्लिश कर दिया था गजट के अंदर। अब ये तीन क्वेश्चन जो हैं जो कि बन सकते हैं, वो यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं। आगे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो पैरा एक्ट है 2024 का, इसमें कितने चैप्टर्स हैं? तो आपने याद रखने के इसमें 18 चैप्टर्स हैं। अब ये जो 18 चैप्टर्स हैं, इनको देख के आपने घबराना नहीं है। ये जो चैप्टर्स हैं आपको इस तरह करवाऊंगा कि ये जितने भी चैप्टर्स हैं आपके लिए बिल्कुल आसान होंगे, और दूसरा इनको समझना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। उसके बाद आगे सेक्शन जो है, सेक्शन इसके टोटल सेक्शन जो है 82 हैं। अब ये दो जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछ लिए जाएंगे, पूछे जा सकते हैं कि इसमें चैप्टर्स कितने हैं, इसमें सेक्शंस कितने हैं। अच्छा, ये जो पूरे का पूरा लेक्चर है, इस लेक्चर के मैंने हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो भी तैयार किए हुए हैं। अगर आपको वो हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो चाहिए हो, तो नीचे जो नंबर आ रहा है, जो ये 0324 वाला नंबर है, उस पर आप राब्ता करें, और उस पर राब्ता करके आप वो जो नोट्स हैं वो आप मेरे से ले सकते हैं। वो हैंड रिटन नोट्स हैं, उसमें कंप्लीट जो एक्ट है उसको मैंने बड़े इजी वे में मैंने उसको लिखा है। आप अगर उसको एक दफा भी पढ़ेंगे तो आपको ये वीडियो सुनने के बाद वो जो नोट्स हैं वहां से आपका पूरा का पूरा एक्ट जो है वो आपका कवर हो जाएगा। आगे चलते हैं इसका पर्पस। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जितने भी स्पेशल लॉज हैं पंजाब के अंदर, उनकी इन्फोर्समेंट करना, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, के अच्छे अंदाज से उनको वहां पे पंजाब के अंदर इन्फोर्स करना, उनको लागू करवाना, जितने भी स्पेशल लॉज हैं। अब जो है ये जो एक्ट है उसके बारे में हम चैप्टर्स जो हैं उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर इसमें शामिल हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है प्रीलिमिनरी का। अब ये प्रीलिमिनरी है, इसमें हम देखते हैं कि इस ये जो एक्ट है इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें कितने एक्सटेंट तक ये लागू होगा। उसके बाद ये कमेंस कब हुआ था, मतलब कब ये लागू हुआ था। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम इस ये जो चैप्टर 1 है उसमें डिस्कस करेंगे कि इस पूरे एक्ट के अंदर कौन कौन से जो मतलब अल्फाज हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, उनको हमने उनको डिफाइन किस तरह करना है, उनका तारुफ जो है वो सारा के सारा चैप्टर 1 में है। अब उसके बाद चैप्टर 2 में है कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये जो है पैरा जो है ये किस तरह बनाई जाएगी।
मतलब ये जो एक्ट है ये पूरे का पूरा एक्ट बताएगा कि सबसे पहले हमने पैरा बनानी किस तरह है, फिर उसके बाद ये काम किस तरह करेगी, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे ये किस तरह काम करेगी, उसके अंदर जितने भी ऑफिसर्स हैं वो कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे, उनके काम क्या होंगे, उनकी पावर्स क्या होंगी, वो सारे के सारे तरतीब वाइज ये पूरे का पूरा एक्ट जो है वो बताता है। अब चैप्टर 2 में हमने डिफाइन कर लिया कि हमने ये जो पैरा अथॉरिटी है ये हमने किस तरह बनानी है। उसके बाद चैप्टर 3 में हम बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट में इन्फोर्समेंट और रेगुलेटरी बोर्ड जो है वो हम किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले हमने एक पूरे पंजाब की बात की कि पंजाब के अंदर हमने ये जो अथॉरिटी है वो किस तरह बनानी है। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंजाब के कुल जो 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 41 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम बोर्ड वाइज ये अथॉरिटी किस तरह वहां पे लेके जाएंगे, इस्टेब्लिश किस तरह करेंगे। उसके बाद हमने आगे देखना है हेयरिंग ऑफिसर, कि हर जिले के अंदर एक हेयरिंग ऑफिसर होगा, उसका क्या काम होगा, क्या रोल होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन, हर जिले के अंदर जो इन्फोर्समेंट स्टेशन बनाया जाएगा जहां पे पूरे का पूरा इन्फोर्समेंट का अमला होगा, वो सारे का सारा जो स्टेशन है वो किस तरह बनाया जाएगा, उसमें कौन कौन सा अमला होगा, वो किस तरह अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा। उसके बाद आगे है कि इसमें अरेस्ट जो है उसकी किस तरह अरेस्ट किया जाएगा, कौन कौन सी पावर्स होंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि पब्लिक नॉइजीनेस एंड इन्फोर्समेंट्स वगैरह उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इशुएंस एंड डिलीवरी ऑफ नोटिस के जो समन वगैरह दिए जाते हैं या फिर कोई नोटिस दिया जाता है किसी को, वो किस तरह इशू होगा और उसको डिलीवर किस तरह किया जाएगा। उसके बाद हम पेनल्टीज का चैप्टर जो है चैप्टर 9 उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर 10 जो है वो प्रिवेंटिव मेयर्स का है। अब ये जो चैप्टर्स हैं इनमें ये जो दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है और ये पांचवा चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं कि चैप्टर कौन से हैं, फिर उसके बाद इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है इनको कवर करेंगे। उसके बाद जो ऑफेंसेस है कि अगर कोई जुर्म होता है तो उसको किस तरह टैकल किया जाएगा। उसके बाद कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी, अगर कोई भी तफ्तीश करनी है, इंक्वायरी आपने करनी है तो वो किस तरह की जाएगी। उसके बाद हमने जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर्स वगैरह देखने हैं इसके, और उसके बाद हमने इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशंस देखने हैं। ये सारे के सारे हम आगे देखेंगे, अभी आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं यहाँ पे। उसके बाद आगे हम असिस्टेंस टू अथॉरिटी एंड विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। अब विसल ब्लोअर क्या होता है, जो कि ऐसा शख्स जो कि कोई भी राज, कोई भी मशकूक जो चीज है उसके बारे में अथॉरिटी को बताता है, उसको कहा जाता है विसल ब्लोअर। अब वो किस तरह उसको बताएगा, उसकी आगे उसको अप्रिसिएशन किस तरह होगी, ये सारे का सारा इस चैप्टर में डिस्कस होगा। उसके बाद आगे कॉस्ट, रिवार्ड्स एंड रिफंड्स वगैरह है कि हम इसमें जो अखराजात होंगे उनको कैसे मैनेज करेंगे। उसके बाद फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट्स को हम किस तरह मैनेज करेंगे, और आखिर में कुछ मिसलेनियस हैं। ये हमारे पास कुल 18 चैप्टर्स यहाँ पे हो जाते हैं। अब सबसे पहले जो हमारे चैप्टर है प्रिलिमिनरी का, उसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें शॉर्ट टाइटल होता है, जो भी एक्ट होगा उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है उसका जो पहला सेक्शन होगा उसको उसमें शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट होगी। कि सबसे पहले हमारे पास एक्ट का टाइटल क्या है, तो एक्ट का टाइटल है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। अब ये आपने याद रखना है कि ये पेपर में आ सकता है कि पैरा एक्ट जो है इसका टाइटल क्या है, तो आपने याद रखना है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। अब ये किन किन जगह पर ये लागू होगा, तो ये पूरे पंजाब में लागू होगा, होल ऑफ द पंजाब। उसके बाद ये कमेंसमेंट कब ये लागू होगा, तो जिस डेट को पब्लिश हुआ है उसी डेट से ये लागू हो जाएगा। अच्छा, आगे आ जाती हैं डेफिनेशंस। ये हम जो चैप्टर 2 है और चैप्टर 3 उनको डिस्कस करने के बाद ये जो डेफिनेशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। वो इस वजह से क्योंकि डेफिनेशंस जो है थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। उससे पहले हम जो पैरा की पूरी अथॉरिटी है उसकी फॉर्मेशन को हम डिस्कस कर लें, उसको समझ लें, उसके बाद ये डेफिनेशन जो है हमारे लिए आसान हो जाएंगी। तो जो चैप्टर 2 है इसमें हम जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी की फॉर्मेशन वगैरह उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर 3 जो है इसमें हम जो इजला के अंदर जो पैरा अथॉरिटी है ये किस तरह काम करेगी वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 में अथॉरिटी के बारे में बात करता है।
कि अथॉरिटी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा। तो अथॉरिटी का हेडक्वार्टर जो है, पैरा का हेडक्वार्टर लाहौर के अंदर होगा। ये सवाल आ सकता है कि पैरा जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है या कहाँ पे हो सकता है, तो वो लाहौर में है। आगे है इसमें इसकी कंपोजिशन किस तरह होगी कि अथॉरिटी में हर जो अथॉरिटी होती है उसके अंदर कोई ना कोई बोर्ड होता है। अब बोर्ड क्या है, उसके अंदर मेंबर्स होते हैं जो कि सारे के सारे डिसीजंस ले रहे होते हैं, जो कि जितने भी मामलात होते हैं उनमें सारे के सारे जो डिसीजंस हैं ये मेंबर ले रहे होते हैं। तो इस अथॉरिटी के अंदर कुल 18 मेंबर्स होंगे। ये आपने याद रखना है कि अथॉरिटी के अंदर कुल 18 मेंबर्स होंगे, जिनमें एक चेयरपर्सन होगा। अब चेयरपर्सन जो है वो सीएम पंजाब होगा। अब जो इस वक्त की मौजूदा सीएम पंजाब है उनका नाम है मरियम शहबाज शरीफ। उसके बाद जो वाइस चेयरपर्सन होगा वो होगा चीफ सेक्रेटरी पंजाब, जो कि इस वक्त हैं जाहिद अख्तर जमान साहिब। उसके बाद ये हमारे पास दो मेंबर्स हो गए। उसके बाद कुछ मेंबर्स होंगे जो कि सेक्रेटरीज हैं, जैसे बीओआर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सेक्रेटरी होगा, होम डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होगा, आईजी पंजाब जो है वो होंगे। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होगा, एसएन गैड का सेक्रेटरी, लोकल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी, पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी। उसके बाद अच्छा अच्छा, ये तो हमारे पास कुल सेक्रेटरीज आ गए। उसके बाद कुछ मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे, जैसे कि ये 3 मेंबर्स हैं जो कि पंजाब असेंबली से होंगे। अब इनमें से एक जो है वो तो फीमेल होगी, लेकिन 2 मेंबर जो हैं ये जो चीफ मिनिस्टर होगा वो अपॉइंट या नॉमिनेट करेगा। ये हमारे पास 3 मेंबर्स हो गए। इसी तरह 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे। अब इंडिपेंडेंट मेंबर्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट मेंबर्स वो होते हैं जो कि किसी मतलब किसी खास कैपेसिटी में काम नहीं कर रहे वहां पे अथॉरिटी के अंदर, लेकिन उनको कहीं से पिक करके कहीं से सिलेक्ट करके लेके आया जाता है, तो इनको कहा जाता है इंडिपेंडेंट मेंबर्स। अब ये जो इनमें से एक तो फीमेल मेंबर होगी और जो 3 होंगे उनके लिए एक सिलेक्शन पैनल बनाया जाएगा जो कि उनको अपॉइंट करेगा। मतलब जैसे एक इंटरव्यू होते हैं तो इस तरह करके ये इश्तिहार देंगे। इश्तिहार के बाद देने के बाद उसमें लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद उनकी सिलेक्शन होगी और वो जो सिलेक्शन, वो जो 3 मेंबर्स होंगे वो इस अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। अब ये जो उसके बाद एक सेक्रेटरी होगा, इस पूरी अथॉरिटी का पैरा का एक सेक्रेटरी होगा जिसको डायरेक्टर जनरल कहा जाएगा। अब ये डायरेक्टर जनरल जो है इस पूरी की पूरी अथॉरिटी को चला रहा होगा। तो इस तरह करके कुल 18 मेंबर्स जो हैं ये इस अथॉरिटी को कि जितने भी डिसीजन हैं वो सारे के सारे इस अथॉरिटी के डिसीजन जो है ये 18 मेंबर्स ले रहे होंगे। अब ये सारे का सारा काम हो रहा है पंजाब के अंदर। अभी हम अगले चैप्टर में आएंगे, चैप्टर 3 में, जिसमें हम जिले में बात करेंगे कि जिले में किस तरह इंतजाम सारा चलाया जाएगा। अब जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे इनकी अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए होगी। ये एक्ट बताता है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है सवाल कि जो अब इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट कितने पीरियड के लिए होगी, तो वो 3 साल के लिए होगी। अब इसमें एक शर्त है कि ये 3 साल से पहले अगर कोई जाना चाहता है छोड़ के, मतलब अथॉरिटी को छोड़ के जाना चाहता है, अब कोई भी एक प्राइवेट बंदा है उसको अपॉइंट कर लिया गया है, लेकिन अब वो चाहता है कि मैं जो है 3 साल से पहले जो है ना मैं ये अथॉरिटी छोड़ना चाहता हूँ, तो वो 1 माह के नोटिस पर वो रिजाइन कर सकता है। रिजाइन कर सकता है, लेकिन 1 माह पहले उसको बताना पड़ेगा कि मैं अगले माह ये जो अथॉरिटी है इससे रिजाइन कर दूंगा। उसके बाद है सिलेक्शन पैनल। अब सिलेक्शन पैनल जो है ये जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स को सिलेक्ट करेगा वो किस तरह बनाया जाएगा। उसमें 3 मेंबर्स होंगे और वो तीनों मेंबर जो है वो सीएम जो है वो नॉमिनेट करेगा। उसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन उसके बारे में होगा कि इंडिपेंडेंट मेंबर जो है कौन कौन से इंडिपेंडेंट मेंबर मतलब इसमें एलिजिबल होंगे और कौन से एलिजिबल नहीं होंगे। तो वो मेंबर्स जो कि अच्छे हैं जहनी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, और इन जिनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, तो वो सारे के सारे इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि माजूर हैं, जिनकी तालीमी काबिलियत नहीं है, जो कि जिस्मानी या फिर जहनी माजूरी के शिकार हैं, या फिर कोई ऐसे अफराद जिनके ऊपर कोई कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है या इस तरह की कोई ना कोई चीज है, वो सारे के सारे इस अथॉरिटी में मेंबर, इंडिपेंडेंट मेंबर बनने के लिए वो इन एलिजिबल होंगे या फिर डिसक्वालीफाई होंगे। उसके बाद इसकी मीटिंग होगी। अब ये जो मीटिंग है
ये जो 18 मेंबर्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, ये जो 18 मेंबर्स हैं, इनकी मीटिंग किस तरह होगी? तो इनकी मीटिंग जो है, जो डीजी है अथॉरिटी का, वो बुलाएगा मीटिंग, और ये इसका जितना भी रिकॉर्ड है वो सारे का सारा कौन रखेगा? वो डीजी ही अपने पास महफूज रखेगा। अब डीजी के पास अपना एक क्लरिकल सारा स्टाफ होगा, पूरे के पूरे इनके जो हायरार्की होती है, जैसे क्लरिकल स्टाफ होता है, उसके बाद फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है, वो सारे का सारा डीजी के अंडर काम कर रहा होगा अथॉरिटी के अंदर। अब ये जो मीटिंग है, अब ये किस वक्त ये मीटिंग हो सकती है? मतलब ये है कि अगर 18 बंदे हैं, उनमें से अगर 2 बंदे सिर्फ होंगे तो क्या मीटिंग होगी? तो वो मीटिंग नहीं होगी। उसके लिए जरूरी है कि जो आधे जो मेंबर्स हैं उनका होना जरूरी है, तब ये मीटिंग हो सकती है। ये सवाल पूछा जा सकता है पेपर में कि जो मीटिंग है अथॉरिटी की, वो उसका कोरम कितना होना चाहिए? तो उसका कोरम आपने याद रखना है कि हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स होना चाहिए। उसके बाद है जो डायरेक्टर जनरल है, इसको कौन अपॉइंट करेगा? इसको सीएम अपॉइंट करेगा। और ये जो ऑफिसर है, ये ऑफिसर ग्रेड 18 या इससे अबव का होना चाहिए, और ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से होगा या फिर पंजाब मैनेजमेंट सर्विसेज से होगा, पीएस या पीएमएस से। ये जो डायरेक्टर जनरल है, ये जिसको डीजी कहा जाएगा, ये वहां से होगा और इसको सीएम अपॉइंट करेगा। उसके बाद कमेटीज। अब ये जो डायरेक्टर जनरल है, ये पूरी की पूरी अथॉरिटी जो है उसका निजाम चलाने के लिए कुछ कमेटियां बना सकता है। जैसे आपने यहाँ पे अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि जितने भी इदारे होते हैं उनमें एक कमेटी, मतलब जितने भी काम होते हैं, काम चलाने के लिए कमेटी बना दी जाती है कि फलां काम के लिए फलां कमेटी है, फलां काम के लिए फलां कमेटी है। वो सारी की सारी किसको रिपोर्ट कर रही होती है? अपने हेड को रिपोर्ट कर रही होती है। जैसे यहाँ पे ये कमेटीज किसको रिपोर्ट करेंगी? डायरेक्टर जनरल को रिपोर्ट करेंगी। तो ये जो कमेटी है, ये डायरेक्टर जनरल जो है उसके पास अथॉरिटी है कि वो कमेटीज बना सकता है। उसके बाद इसकी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी के पास कौन कौन से पावर्स हैं, कौन कौन से उसके फंक्शंस हैं? तो अथॉरिटी के पास जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, जितनी भी भर्ती हैं, वो सारी की सारी अथॉरिटी कर सकती है। इसके अलावा रूल्स जो है उसमें अमेंडमेंट ये कर सकती है। उसके अलावा जितने भी अथॉरिटी से के काम हैं, जितने भी डिसीजन हैं, जितने भी अहकामात हैं, वो सारे के सारे अथॉरिटी कर सकती है। उसके बाद इसके एम्प्लॉयज ऑफ द अथॉरिटी, के अथॉरिटी के अंदर एम्प्लॉयज कौन कौन से होंगे? तो इसमें जो अमला होगा इसका अथॉरिटी का, उसमें क्लरिकल स्टाफ होगा, मतलब क्लर्क्स वगैरह होंगे जो कि मिनट्स ऑफ मीटिंग्स वगैरह और बाकी जितने भी मामला हैं वो सारे के सारे ये हल कर रहे होंगे। उसके अलावा कुछ अकाउंट्स के बंदे होंगे। अकाउंट्स का मतलब उनका इसलिए उनका काम होगा क्योंकि जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड काम है वो सारे के सारे अकाउंट्स वाले बंदे यहाँ पे ये डील कर रहे होंगे। इसी तरह मुख्तलिफ अमला भी वहां पे मौजूद होगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हम डिस्ट्रिक्ट्स में जो बोर्ड बनते हैं, जो ये अथॉरिटी के अंडर ही काम करेंगे। ये तो पहले हमने बात की, पूरे पंजाब में एक अथॉरिटी काम कर रही है जो कि पूरे पंजाब के अंदर जितने भी पैरा के लोग काम कर रहे होंगे उनके ऊपर निगरानी कर रही होगी। उसके बाद अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये किस तरह काम करेगी। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बोर्ड बनाया जाएगा। उस बोर्ड के अंदर उसका जो चेयरपर्सन होगा वो होगा डिप्टी कमिश्नर, वो होगा डीसी होगा उस जिले का, उस डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद मेंबर्स। अब मेंबर्स में एक तो उसका डीपीओ जो है वो मेंबर होगा। उसके बाद डीपीओ के बाद कुछ और भी मेंबर्स होंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट के, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके जितने भी हेड्स हैं वो इसके मेंबर्स होंगे इस बोर्ड के। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर जनरल होगा, या फिर एनी अदर एक्सपर्ट को ऑप्टेड फ्रॉम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। जिस तरह अथॉरिटी ने 4 बंदे लिए थे, 4 मेंबर्स लिए थे जिनको इंडिपेंडेंट मेंबर्स कहा गया था, इसी तरह बोर्ड जो है वो एक या एक से ज्यादा जो है वो कोई भी ऐसे एक्सपर्ट्स जो कि पब्लिकली हो सकते हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर से हो सकते हैं, उनको अपॉइंट कर सकता है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे होगा? उसका हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर ही मौजूद होगा, इस बोर्ड का हेडक्वार्टर। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक जिला जो है उसके अंदर कुछ तहसीलें काम कर रही होती हैं, कुछ तहसीलें काम कर रही होती हैं। अब हर जो तहसील है वो सारी की सारी इस जिले के अंदर जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रिपोर्ट कर रही होती हैं। तो अगर कहा जाए कि इन तहसीलों का हेडक्वार्टर क्या है, तो इनका हेडक्वार्टर जो है वो ये जिला होता है। तो
जितने भी बोर्ड होंगे जिले के, वो इस जिले के अंदर होंगे, तहसील के अंदर नहीं होंगे। उसके बाद एक मीटिंग के लिए, यहाँ पे भी बोर्ड की मीटिंग के लिए आधे बंदों का, हाफ ऑफ द मेंबर का होना वहां पे जरूरी है। उसके बाद ये जो बोर्ड होगा, इसको जो चेयरपर्सन होगा, जो डीसी है, वो कमेटीज बना सकता है अपने काम को चलाने के लिए। इसी तरह जिस जिस तरह अथॉरिटी के पास कुछ पावर्स हैं, कुछ फंक्शंस वो सारे परफॉर्म करेंगी, इसी तरह जो बोर्ड है इसके पास ये पावर्स हैं और ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। और इसी उसके बाद जो चेयरपर्सन है, जो डीसी है, उसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं, उनके पास अपॉइंटमेंट की पावर है कि वो अपॉइंट कर सकता है, पूरा का पूरा निजाम जो है उसको देख सकता है। उसके अलावा जो ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो अथॉरिटी ऑर्डर्स जारी कर रही है जिले के अंदर, हर जिले के अंदर, उनको एग्जीक्यूट करवाना भी चेयरपर्सन की जिम्मेदारी है। आगे हम ये हमारे पास हो गया पंजाब। फिर उसके बाद हमने जो डिस्ट्रिक्ट है, मतलब हमने सबसे पहले पंजाब जो है उसको डिस्कस किया, पंजाब के अंदर ये अथॉरिटी किस तरह काम करेगी। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर ये जो अथॉरिटी है वो किस तरह अपना काम करेगी, वो हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया और ये हमने चैप्टर 3 में डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास जो डेफिनेशन है वो हमारी रह गई थी, उनको हम यहाँ पे दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो डेफिनेशन है, मैंने इसमें कुछ थोड़ी सी डेफिनेशंस ली हैं, सारी डेफिनेशंस नहीं ली। बाकी जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सारी की सारी अगर आप एक दफा पढ़ेंगे तब भी आपको समझ आ जाएंगी। ये डेफिनेशन जो है थोड़ी सी मतलब ऐसे कह सकते हैं ट्रिकी थी, जिस वजह से मैंने यहाँ पे इनको शामिल किया है। अब डेफिनेशंस को देखते हैं। पहली डेफिनेशन है एब्सोल्यूट ऑर्डर। अब एब्सोल्यूट ऑर्डर वो होगा या कोई भी ऐसा हुक्म जो कि ये बोर्ड या कोई भी ऑफिसर जारी करेगा। ऑफिसर कौन होगा? जैसे आपने अप्लाई किया है इन्फोर्समेंट ऑफिसर पे, या फिर उस पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे आपने अप्लाई किया है, तो इसी तरह इनके ऊपर एक और ऑफिसर होता है जिसको सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर कहा जाता है। कोई भी ऑफिसर जो है कोई भी ऑर्डर जारी करेगा तो उसको एब्सोल्यूट ऑर्डर कहा जाएगा। अब ये ईपीओ क्या है? ईपीओ है इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, कि इमरजेंसी के दौरान अगर कोई भी ऑर्डर जारी होता है तो वो भी एब्सोल्यूट ऑर्डर के अंदर ही काउंट होगा। उसके बाद अथॉरिटी। अथॉरिटी जो है ये एक्ट के अंदर जहां पे भी लफ्ज आएगा इसका मतलब है पैरा का मतलब ये है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब हमने ये किस सेक्शन में पढ़ा था? ये हमने सेक्शन 3 में ये सारा पढ़ा था। हमने सेक्शन 3 में पढ़ा था, चैप्टर में नहीं पढ़ा था। चैप्टर इसमें कौन सा था? चैप्टर हमारे पास चैप्टर 2 था। चैप्टर 2 के अंदर सेक्शन 3 आ रहा था। मतलब जैसे हमारे पास कुल 18 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर के अंदर कुछ सेक्शंस होते हैं जो कि पूरे के पूरे चैप्टर को डिफाइन कर रहे होते हैं। सेक्शन को आप इस तरह समझ सकते हैं कि सेक्शन एक हेडिंग है। चैप्टर के अंदर जिस तरह आप मजमून लिखते हैं उसमें आप हेडिंग्स लिखते हैं, इसी तरह चैप्टर के अंदर ये सेक्शन एक हेडिंग है। तो ये तीसरी हेडिंग थी जो कि हम शुरू से हेडिंग्स चला रहे हैं। उसके बाद बोर्ड। बोर्ड क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड्स होंगे, जिनको हमने पीछे डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। और हमारे पास सेक्शन कौन सा था? सेक्शन नंबर 12 सेक्शन था, जिसके तहत ये बोर्ड जो है ये बनाए जाएंगे। उसके बाद कोड। कोड से क्या मुराद होगा? कोड से मुराद होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। इसको CRPC 1898 भी कहा जाता है। उसके बाद कस्टोडियन ऑफ स्टाफ प्रॉपर्टी, कि जितनी भी हुकूमती इमलाक हैं उसका कस्टोडियन कौन होगा? उसका कस्टोडियन वही ऑफिसर होगा या फिर वही अमला होगा जो कि उसको मैनेज कर रहा है, उसको मेंटेन कर रहा है या फिर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके बाद एम्प्लॉय। एम्प्लॉय किसको कहा जाएगा? एम्प्लॉय वो बंदा होगा जिसको अथॉरिटी अपॉइंट करेगी। किस सेक्शन के तहत? सेक्शन नंबर 10 के तहत जो अथॉरिटी है वो अपॉइंट करेगी, वो एम्प्लॉय कहलाएगा। उसके बाद ये आपने ये लाजमी याद रखना है कि जो अथॉरिटी है वो किस सेक्शन के तहत बनाई गई है, वो सेक्शन 3 के तहत बनाई गई है। बोर्ड जो है वो किस सेक्शन के तहत बनाया जाएगा? वो सेक्शन नंबर 12 के तहत बनाया जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉय किस किस सेक्शन के तहत अपॉइंट होंगे? वो सेक्शन नंबर 10 के तहत अपॉइंट होंगे। ये आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। पेपर में इस तरह आ सकता है कि जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय इस अथॉरिटी के एक्ट में किस सेक्शन के तहत अपॉइंट होगा, तो वो आपने याद रखना है कि वो सेक्शन 10 के तहत जो है अपॉइंट होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट।
डिस्ट्रिक्ट हम उस जगह को कहेंगे, उस एरिया को कहेंगे जो कि लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 जो है उसको डेजिग्नेट करता है। इसी तरह कुछ सब डिवीजन है, सब डिवीजन भी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत जो सब डिवीजन हैं वो सारी की सारी सब डिवीजन जो है पैरा एक्ट के तहत ही काम करेंगी। उसके बाद इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट आपने आजकल बहुत ज्यादा सुना है, तजावजात के गैर कानूनी तजावजात जो हैं उनको हटाया जा रहा है। अब जितनी भी तजावजात हैं जो गैर कानूनी है उनको इंक्रोचमेंट कहा जाता है। मतलब सरकारी जमीन है उसके ऊपर लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं तो वो सारी की सारी इंक्रोचमेंट है। अब एक इंक्रोचमेंट ऑफिसर होगा, ये अपॉइंट करेगा, एक्ट के मुताबिक इसको अपॉइंट किया जाएगा। इसका काम क्या होगा कि जितनी भी तजावजात हैं गैर कानूनी उसको वहां से हटवाना। उसके बाद एक इलीगल ऑक्युपायर होता है। इलीगल ऑक्युपायर एनी पर्सन हु इज इलीगली ऑक्युपाइंग एनी स्टेट प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी ऐसी सरकारी जगह है जिसके ऊपर कोई कब्जा करके गैर कानूनी तौर पर बैठा हुआ है तो उसको इलीगल ऑक्युपायर कहा जाएगा। उसके बाद कुछ थोड़ी सी डेफिनेशन रह गई हैं, उनमें सबसे पहली डेफिनेशन है नोटिस। नोटिस ये होता है कि कोई भी बंदा जिसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई अमल में आती है, मतलब एक यहाँ पे ये एक बंदा है उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में आई है, ये अदालत है उसके अंदर कार्रवाई उसमें उसके खिलाफ अमल में आई है, लेकिन इस बंदे को अभी पता ही नहीं है। तो ये जो अदालत है ये किस तरह इस बंदे को इसके बारे में, इस कार्रवाई के बारे में बताएगी, तो वो या तो उसको समन जारी करेगी। क्या जारी करेगी? समन जारी करेगी। समन के अंदर पूरे का पूरा अहवाल लिखा होगा कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई अदालत में ये चल रही है या फिर किसी ऑफिसर के पास ये चल रही है, या फिर इसको नोटिस जो है वो भेजा जाएगा जिसमें वो सारी की सारी कार्रवाई के बारे में बताया जाएगा। इसको कहते हैं नोटिस या समन। उसके बाद ऑफेंस। ऑफेंस क्या होता है? कोई भी जुर्म जो कि कोई भी बंदा जो कि पाकिस्तान के कानून से हट के कोई काम करता है तो वो जुर्म के जुमरे में आता है। उसके बाद ऑफेंडर। ऑफेंडर क्या होता है? ऐसा बंदा जो कि जुर्म करता है, हु कमिट्स द ऑफेंस, जो कि जुर्म करता है उसको ऑफेंडर कहा जाता है। अब पेनल्टी। पेनल्टी क्या होती है? पेनल्टी का मतलब होता है सजा, सजा या जुर्माना। अब ये जो एक्ट है ये एक्ट के मुताबिक जो भी जुर्माना होगा वो सारे के सारे पेनल्टीज के जुमरा में आएगा। उसके बाद है प्रोसिक्यूटर। अब प्रोसिक्यूटर जो है ये एक बंदा होगा जो कि हर सब डिवीजन में या फिर हर जो डिवीजन का जो कि ऑफिस होगा उस ऑफिस के अंदर इसको अपॉइंट किया जाएगा और इसको सेक्शन नंबर 30 के तहत अपॉइंट किया जाएगा। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद आगे है पब्लिक नॉइजेंस। पब्लिक नॉइजेंस से मुराद ये है कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि आम आवाम के अंदर ऐसा काम करता है कि जिससे दूसरे लोग जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, मतलब उनको कोई उनमें खौफ पैदा होता है या फिर खौफ व हिरास वो फैलाता है। तो इस तरह के जितने भी लोग हैं, जितने भी काम करते हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे? पब्लिक नॉइजेंस में आएंगे। उसके बाद रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस ये होता है कि जो डिपार्टमेंट है किसी बंदे के खिलाफ कोई हुक्मनामा जो है वो जारी करता है तो वो जो हुक्मनामा है उसको कहा जाएगा वो रेफरेंस है। किसके खिलाफ है? वो उस बंदे के खिलाफ है जिसने जुर्म किया है। उसके बाद है शेड्यूल्ड लॉज। शेड्यूल्ड लॉज वो हैं, जैसे हमने पीछे कोड पढ़ा था। कोड क्या है? कोड है CRPC 1898, मतलब 1898 का जो क्रिमिनल प्रोसीजर्स का लॉ है, उस जो कोड है उसमें जितने भी शेड्यूल्स दिए गए हैं, मतलब एंड लॉ के बिल्कुल एंड पे जाके कुछ शेड्यूल्स दिए होते हैं कि इस जो हमारे पास है केस नंबर है उसके तहत कौन सी उसको सजा हो सकती है। मतलब एक जो जुर्म है, जुर्म का नंबर दिया गया, जैसे 302 होता है, 302 जुर्म है तो ये किसको शो करेगा उसके बारे में मुकम्मल शेड्यूल बना दिए जाते हैं हर एक्ट के एंड पे कि ये जो अगर 302 लिखा होगा तो इसका मतलब ये होगा, उसके बाद 420 लिखा होगा तो इसका मतलब ये होगा। उसके बाद है सब डिवीजन एनफोर्समेंट ऑफिसर। अब सब डिवीजन के अंदर एक एनफोर्समेंट ऑफिसर होगा और ये एक्ट जो है इसके मुताबिक इसको अपॉइंट किया जाएगा और ये पूरे का पूरा जो सब डिवीजन है उसके ऊपर ये हेड होगा, इसको SDEO भी
कहा जाएगा, सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर। उसके बाद कुछ सपोर्ट स्टाफ होता है, उसमें क्लरिकल स्टाफ है, उसमें अकाउंट्स वगैरह के बंदे हैं और अदर बाकी जितना भी स्टाफ है वो सारे का सारा सपोर्ट स्टाफ के जुमरे में आएगा। उसके बाद विसल ब्लोवर है, ये हमारे पास आखिरी डेफिनेशन है। विसल ब्लोवर वो बंदा होता है जो कि इलीगल जो भी कोई मशकूक एक्टिविटी है या फिर कोई ऐसी कोई काम हो रहा है जो कि इलीगल है, उसके बारे में जो बताता है खुफिया तौर पर, उसको विसल ब्लोअर कहा जाता है। अब ये तो थी हमारे पास डेफिनेशन। आगे हमारे पास चैप्टर आता है 4, हेयरिंग ऑफिसर। हेयरिंग ऑफिसर कौन होता है? तो जो हेयरिंग ऑफिसर है वो ऐसा बंदा होगा जो कि ग्रेड 17 या इससे ज्यादा का होगा, और ये कहां से अपॉइंट होगा? PAS या PMS से ये अपॉइंट किया जाएगा। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, उसने किसी बंदे के खिलाफ, किसी शख्स के खिलाफ एक कार्रवाई की है। अब वो जो शख्स है वो कहता है मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो वो किसके किसके पास जाएगा अपनी दादरसी के लिए? तो वो जाएगा इस हेयरिंग ऑफिसर के पास। कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर वो जाएगा और वो अपनी एप्लीकेशन इस हेयरिंग ऑफिसर्स को देगा। अब हेयरिंग ऑफिसर जो है वो अपने पास उसकी पूरी की पूरी जो दरखास्त है उसको सुनेगा, उसकी पूरी रोदाद सुनेगा। रोदाद सुनने के बाद वो अपना फिर फैसला करेगा। अब उस फैसले में वो उसकी जो कार्रवाई हुई है जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, उसके खिलाफ भी दे सकता है, उसके हक में भी दे सकता है। ये इसके पास अथॉरिटी है हेयरिंग ऑफिसर के पास, और ये हर जिले के अंदर इसको अपॉइंट किया जाएगा। अब ये जितनी भी प्रोसीडिंग होगी, जितनी भी इसमें सारे का सारा कार्रवाई होगी, इसमें जो सुनवाई होगी वो सारे के सारे रिकॉर्ड की जाएगी, उसकी ऑडियो भी और उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड की जाएगी। आगे हम चैप्टर 5 को देखते हैं। चैप्टर 5 है इन्फोर्समेंट स्टेशन को कायम करना। वो किस तरह कायम किया जाएगा? तो सबसे पहले इसकी हम हायरार्की देखते हैं कि जो इन्फोर्समेंट स्टेशन होंगे कि उस मतलब जैसे एक जिला है उसके अंदर एक स्टेशन बना दिया जाता है, जैसे पुलिस स्टेशन है तो जो कि पुलिस के अंडर काम कर रहे हैं। अब ये इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के अंडर काम करेंगे तो इनको इन्फोर्समेंट स्टेशन कहा जाएगा। अब ये इन्फोर्समेंट स्टेशन किस तरह काम करेगा? जैसे पुलिस स्टेशन के अंदर एक सबसे ऊपर होता है SHO, फिर उसके बाद नीचे उसके पूरे का पूरा अमला होता है। इसी तरह इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो इन्फोर्समेंट स्टेशन है इसमें सबसे ऊपर जो होगा वो होगा SDEO। SDEO क्या है? ये है सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ये ग्रेड 16 या इससे अबव का ऑफिसर होगा। उसके बाद जो इससे नीचे काम कर रहा होगा वो होगा इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इसका जो स्केल होगा वो 14 या इससे ज्यादा हो सकता है। उसके बाद इससे नीचे जो काम करेगा वो होगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ये ग्रेड 11 या इससे बड़े या इससे ज्यादा ग्रेड का ऑफिसर हो सकता है। उसके बाद उससे नीचे होगा सार्जेंट। अब ये जो सार्जेंट है ये ग्रेड 7 या इससे ज्यादा का हो सकता है। ये सार्जेंट जो है इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, इसका काम क्या है। तो इसका काम मेनली ये होता है कि जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है इन दोनों को ये असिस्ट करता है। इन दोनों के जो काम है उसमें ये उनको असिस्ट करता है, ये सार्जेंट का काम होता है। उसके बाद कुछ स्पोर्ट्स स्टाफ होता है जो कि क्लरिकल स्टाफ हो गया, अकाउंट्स का स्टाफ हो गया, मतलब इस तरह करके ये सारे का सारा स्टाफ जो है ये इसकी पूरी हायरार्की बनती है कि सबसे जो मेन ऑफिसर होगा वो होगा सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। उससे नीचे काम करेगा इन्फोर्समेंट ऑफिसर, उससे नीचे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर काम करेगा, उससे नीचे सार्जेंट्स होंगे और उससे नीचे जो है स्पोर्टिंग स्टाफ काम कर रहा होगा। अब सबसे पहले देखते हैं जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है उसकी जिम्मेदारियां क्या है। उसकी जिम्मेदारी है मतलब उसकी ड्यूटीज क्या है, उसके पास पावर्स क्या है। वो किसी भी इमारत में जाकर तफ्तीश कर सकता है, तलाशी ले सकता है या फिर किसी भी इमारत को सील करवा सकता है, ये उसकी पावर है। इसी तरह किसी भी मशकूक अमल की तफ्तीश वो कर सकता है। कोई देखता है कि यहाँ पे मशकूक अमल हो रहा है या उसको शक पड़ता है किसी पर तो उसकी तफ्तीश कर सकता है। इसी तरह किसी भी गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी और गाड़ी चलाने वाले की तलाशी जो है वो भी ले सकता है। इसी तरह जो गाड़ी है वो उसको भी सील कर सकता है। उसको जैसे अक्सर औकात पुलिस वाले गाड़ी पकड़ कर पुलिस स्टेशन में उसको बंद कर देते हैं, तो इसके पास भी ये अथॉरिटी होगी कि ये गाड़ी है उसको ये अपने पास अपनी कस्टडी में ले सकता है। इसी तरह किसी भी शख्स को गिरफ्तार ये कर सकता है, ये जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है। इसके बाद किसी भी किस्म की मुजाहमत के खिलाफ वो पावर का इस्तेमाल भी वो कर सकता है, उसके पास ये इख्तियार है।
उसके बाद समन या नोटिस जारी करने का इख्तियार भी इसके पास है। अब ये जितने भी काम हैं, इसके अलावा और भी काफी सारे इख्तियारात हैं, बहुत वसी और अरीज इख्तियारात हैं इस इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास। अब इतने भी काम हैं, ये सारे के सारे उसके सीने पर मौजूद कैमरा की मौजूदगी में वो करेगा, या फिर कोई ऐसी डिवाइस उसके पास हो जो कि उस वक्त जितनी भी उसकी प्रोसीडिंग है, जो सारे का सारा काम कर रहा है, उसको वो रिकॉर्ड कर रही हो। रिकॉर्डिंग डिवाइसेस उसके पास मौजूद होनी जरूरी है। उसके बाद आगे हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है, इसके भी तकरीबन वही जिम्मेदारी और इख्तियारात हैं जो कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर की हैं। उसके बाद है सार्जेंट। सार्जेंट ये किस लिए होता है? ये असिस्ट करने के लिए होता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर को और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। अब इसके पास वेपन्स वगैरह हो सकते हैं। मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर दोनों के पास वेपन्स होंगे, लेकिन सार्जेंट्स जो है, सार्जेंट्स जितने भी होंगे वो भी वेपन अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद इन्फोर्समेंट स्क्वाड। स्क्वाड जो है, हर सब डिवीजन के अंदर एक या एक से ज्यादा स्क्वाड हो सकते हैं। जैसे एक गाड़ी है, मतलब एक पुलिस की वैन जा रही है, उसके अंदर एक पुलिस का पूरा स्क्वाड है। अब इसी तरह जो पैरा एक्ट के तहत जो हमारे पास सब डिवीजन के अंदर जो इसका स्टेशन बनेगा, उसके अंदर भी इनके स्क्वाड बनाए जाएंगे, वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब इन स्क्वाड में सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा, इसी तरह इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, सार्जेंट्स होंगे, या और अदर जो स्टाफ है, जो क्लरिकल स्टाफ है या फिर कोई और बंदा है, वो भी इसमें स्क्वाड में शामिल हो सकता है। उसके बाद प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर जो है, हर सब डिवीजन के अंदर एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। प्रोसिक्यूटर का मतलब ये है कि जितने कानून को समझने वाले लोग होते हैं वो प्रोसिक्यूटर में आते हैं। अब जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, वो हम इसको एक्ट के ऊपर जाके, जो हमारे पास बेयर एक्ट है उसके ऊपर जाके वो हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी चैप्टर हैं उनको वैसे ही डिस्कस किया जा सकता है। उनमें कोई इतनी कोई जो है ना, इतनी अहम चीजें तो हैं, लेकिन उनमें इतनी इन डेप्थ चीजें जो है वो नहीं है। तो हमारे पास जो है चैप्टर 4 को हम जो है वो शुरू करते हैं। अब जो चैप्टर 4 है वो बात करता है अरेस्ट से मुतल्लिक, कि अरेस्ट जो है वो कौन कर सकता है, वो किसके पास अथॉरिटी है। पावर टू अरेस्ट। तो अरेस्ट करने की जो अथॉरिटी है, वो जो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वो भी अरेस्ट कर सकता है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर वो भी अरेस्ट कर सकता है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो भी अरेस्ट कर सकते हैं। मतलब सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर ये भी कर सकता है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर ये भी अरेस्ट कर सकता है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये भी अरेस्ट कर सकता है। अब ये जितना भी लिखा हुआ है आपने, ये सारे का सारा आपने पढ़ लेना है। इसका मतलब, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो हमारे पास ये जो है अरेस्ट करने की जो पावर्स हैं, वो किस तरह उसको अरेस्ट किया जाएगा। उसको मतलब सबसे पहले जो अरेस्ट किया जाएगा, उसके बाद उसको कहाँ पे पेश किया जाएगा, उसके उसके खिलाफ किस तरह एफआईआर लॉन्च की जाएगी, वो सारे का सारा जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपको जो हैंड रिटन नोट्स हैं, वो जब आपको मैं दूंगा हैंड रिटन नोट्स, वहां पे उनको मैंने एक एक लाइन में इसको पूरे जो ये चैप्टर है उसको मैंने डिफाइन किया है कि इसमें क्या क्या मेन चीज हो सकती है। उसके बाद आगे जो है अगला चैप्टर जो है वो हम देखते हैं। अगला चैप्टर हमारे पास कौन सा होगा? वो हमारे पास है पब्लिक नॉइजीनेस एंड इंक्रोचमेंट्स, के जो तजावजात हैं उनके खिलाफ ये जो हमारे पास हैं ऑफिसर्स हैं, ये किस तरह काम कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा शख्स जो है जो कि पब्लिक के अंदर खौफ हिरास फैला रहा है, तो उसके खिलाफ किस तरह जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जा सकती है। अब उसमें कोई भी शख्स जो है, कोई भी डिपार्टमेंट का हो, विसल ब्लोअर हो, या कोई भी एम्प्लॉय है, वो उसके खिलाफ जो है एप्लीकेशन दे सकता है। उसके बाद जो एक्शन बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वो किस तरह होगा? वो सबसे पहले जो है वो उसके खिलाफ जो दरखास्त आई है, उस दरखास्त को वो सारे का सारा वो सुन, और फिर उस दरखास्त के ऊपर वो अमल पैरा होगा, और विद इन 15 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच ईपीओ एंड इन सच मैनर में बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब द ऑफेंडर शैल एंटर comply with EPO
और प्रेफर अ रिप्रेजेंटेशन बिफोर द हियरिंग ऑफिसर। मतलब एक जो बंदा है जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है, वो जो है हियरिंग ऑफिसर को 15 दिन के अंदर अंदर जो उसके खिलाफ जो कार्रवाई है उसकी दरखास्त दे सकता है। अब ये सारे के सारे जो दिया गया है ये वही है कि हेयरिंग ऑफिसर जो है वो किस तरह काम करेगा। जो हेयरिंग ऑफिसर है उसके पास जब दरखास्त आएगी तो वो उसको किस तरह करेगा। तो ये उससे पहले जो था वो सारे के सारा उन्होंने बताया था कि एफआईआर जो है वो किस तरह लॉन्च की जाएगी। उसके बाद है कि इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट के बारे में वो बताता है कि नो पर्सन शेल मेक एनी इंक्रोचमेंट मूवेबल और इमूवेबल। अब इंक्रोचमेंट की सूरत में कोई भी शख्स जो है वो जो ईओ है, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, उसको नोटिस दे सकता है और इसका एक दुरानिया जो है वो मुख्तस होगा। मतलब जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है उसको जब पता चलेगा तो वो जो जहाँ पे इंक्रोचमेंट हुई है वहां पे एक नोटिस देगा और उस नोटिस में बताया इतना आपके पास टाइम है, उस टाइम के बाद आप यहाँ से जो है यहाँ से हट जाएं। अगर वो नहीं हटता यहाँ या वो अपना जो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको नहीं हटाता तो वो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर सकता है जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है। उसके बाद आगे इसका फिर इमूवेबल इंक्रोचमेंट अगर हो तो उसके उसमें किस तरह वो सारे के सारा काम करेगा। तो ये सारे के सारा वो उसने इसमें आगे बताया हुआ है। उसके बाद आगे हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। वो है इशुएंस एंड डिलीवरी ऑफ नोटिस। के जो नोटिस है वो किस तरह इशू किया जाएगा। तो नोटिस जो है इसके कुछ तरीके हैं समन वगैरह ये नोटिस इशू करने के। सबसे पहले तो वो पर्सनल सर्विस, कि वो खुद जाकर किसी ऐसे बंदे को भेजा जाए जो कि उस बंदे को खुद जाकर मिले और मिलने के बाद उसको नोटिस जो है वो दे दे, या फिर उसको जो उसमें जो लिखा हुआ है जो समन है वो उसको वहां पे थमा दे। इसको कहा जाता है असौलतन। मतलब जो है वो जो कोई बंदा है वो उसके पास गया है और अपने हाथ से उसको उसने नोटिस दिया है और नोटिस देने के बाद उसको वो सारे के सारे उसके बारे में केस के या कार्रवाई के बारे में बताया है। या फिर यह है सर्विस एट प्रेमिसेस। मतलब किसी भी जो कोरियर है, कोरियर सर्विस है, उसके जरिए कोई भी बंदा है उसको ये जो नोटिस है वो भिजवाया जाए। उसके बाद या फिर अफेक्सिंग ऑफ नोटिस, कि कोई भी बंदा है उसके घर के आगे चिपका किया जाए ये नोटिस। मतलब अगर वो बंदा नहीं मिलता तो उसके घर के आगे पार्ट ऑफ द हाउस, मतलब उसके घर के आगे जो है ये नोटिस जो है वो चिपका कर दिया जाए। या फिर पब्लिक नोटिस इन न्यूज़पेपर, या फिर अखबार के अंदर जो इश्तिहार है वो दिया जाए। तो ये भी एक समन उसको या नोटिस करने का एक तरीका है। उसके बाद है लोकल प्रोक्लेमेशन। अगर आम लोगों के लिए ऐलान करना हो तो इसमें जो स्पीकर के जरिए ये ऐलान जो है वो किया जा सकता है। मतलब किसी भी मतलब जगह पे खड़े होकर स्पीकर के अंदर ऐलान किया जा सकता है तो उसको लोकल प्रोक्लेमेशन कहा जाएगा। उसके बाद आगे है हम जो चैप्टर 9 है उसमें पेनल्टीज के बारे में है। जो पेनल्टीज हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। अब पेनल्टीज जो है वो सारी की सारी वही होंगी जो कि दूसरे जो एक्ट्स हैं, दूसरे जो कानून की जितने भी एक्ट्स हैं वो सारे के सारे उनके अंदर जो पेनल्टीज हैं वो सारी की सारी यहाँ पे भी लागू होंगी। उसके बाद कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स में एक ये है कि जो हमारे पास हेयरिंग ऑफिसर है उसके पास मर्जी है कि वो अपनी मर्जी का कोई भी एक बंदा है उसकी कार्रवाई चल रही है तो उससे एक जमानत के तौर पर, श्योरिटी के तौर पर, ये जमानत के तौर पर कुछ रकम या फिर कोई और चीज जमानत के तौर पर वो उसको तय कर सकता है। ये हेयरिंग ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी। इसको कहा जाता है जो चैप्टर 10 है वो कहता है प्रिवेंटिव मेजर, कि जमानत के तौर पर अगर कोई हेयरिंग ऑफिसर किसी को कोई चीज कहता है तो वो जो है वो उसके पास अथॉरिटी है। उसके बाद ऑफेंसेस के जो जुर्म है उनके बारे में जो चैप्टर 11 है वो बात करता है कि जुर्म जुर्म कौन कौन से हो सकते हैं। वो तमाम काम जो कानून से हट के हों, जो कि कानून से हट के हों, वो सारे के सारे जुर्म के जुमरे में आते हैं या फिर ऑफेंसेस के जुमरा में आते हैं। तो इसको आपने एक दफा पढ़ लेना है। उसके बाद आगे हम देखते हैं ऑफेंसेस बाय कंपनीज के। जो कंपनीज काम कर रही हैं, अब ये जो कंपनीज हैं ये किस एक्ट के तहत काम करती हैं, ये किस रूल के तहत काम करती हैं। तो ये बिजनेस रूल के तहत पाकिस्तान में काम करती हैं। और ये अगर इनमें जो कंपनीज हैं अगर वो बिजनेस रूल से हट के कोई भी काम करती हैं तो उसको जुर्म तस्वर किया जाएगा। इसी तरह पर्सोनेटिंग अ मेंबर
ऑफिसर और एम्प्लॉय, मतलब इस तरह के जो एक्ट हैं, एम्प्लॉय अंडर द एक्ट, मतलब अगर कोई बंदा है, कोई एम्प्लॉय है, अगर वो इस तरह का कोई अपने जो है, जो उसका काम है उससे हट के वो कोई काम करता है तो वो भी जुर्म के जुमरे में आएगा। उसके बाद मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, के एक बंदा है, उसके पास एक अथॉरिटी दी गई है, उसको मिस यूज करता है, कोई भी ऑफिसर है या कोई भी अमले अमले का बंदा है, तो उसको भी जुर्म ही तस्वर किया जाएगा। ये आगे आपने सारे के सारा आपने खुद पढ़ लेना है। उसके बाद आगे अगर हम चलें तो आगे आता है कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी। अब मतलब ये है कि एक बंदे ने जुर्म कर लिया है, हमने बता दिया कि जुर्म क्या होता है, और एक बंदे ने जुर्म जो है वो कर लिया। अब उसके खिलाफ जो इंक्वायरी है वो किस तरह चलाई जाएगी। अब उसमें यह है कि सबसे पहले इनिशिएटिंग अथॉरिटी किसके पास होगी, तो इनिशिएटिंग अथॉरिटी जो है वो अथॉरिटी होगी, मतलब जो पैरा अथॉरिटी है वो भी इनिशिएट कर सकती है कोई भी इंक्वायरी, बोर्ड जो है वो भी इनिशिएट कर सकता है इंक्वायरी को, हेयरिंग ऑफिसर जो है वो भी कर सकता है, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर वो भी इसको इंक्वायरी को शुरू कर सकता है, या फिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो भी इसको शुरू कर सकता है। और वो कब करेगा, जब कोई भी शख्स जो कि विसल ब्लोअर है या फिर कोई और बंदा है जो कि शिकायत दर्ज करवाता है, वो शिकायत दर्ज करवाएगा तो वो ये जो तफ्तीश है वो शुरू कर देंगे। कौन कौन से लोग, अथॉरिटी, बोर्ड, हेयरिंग ऑफिसर या सब डिविजनल हेयरिंग ऑफिसर या फिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। उसके बाद इंक्वायरी ऑफिसर। इंक्वायरी ऑफिसर क्या है, वो ऐसा बंदा जो कि इस पूरी तफ्तीश जो है, इस तफ्तीश को आगे लेकर चलेगा, तो वो उसको इंक्वायरी ऑफिसर कहा जाएगा। और ये कौन अपॉइंट करेगा, ये एक्ट के जरिए ही अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद प्रोसीजर टू कंडक्ट इंक्वायरी, इंक्वायरी किस तरह चलाई जाएगी, तो इंक्वायरी आपने याद रखना है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है उनके तहत ये चलाई जाएगी। उसके बाद फेट ऑफ इंक्वायरी, कि इंक्वायरी की का जो फैसला है वो किस तरह होगा। इसमें कहता है अगर इफ एलिगेशंस आर नॉट प्रूवन, कि जो उसके ऊपर इल्जामात लगे हैं वो प्रूव नहीं हुए, द इनिशिएटिंग अथॉरिटी शेल फाइल द इंक्वायरी, जो इनिशिएट जिसने अथॉरिटी कोई जो है अथॉरिटी है जिसने तफ्तीश शुरू की थी, वो उस फाइल को बंद कर देगा, इंक्वायरी को बंद कर देगा। लेकिन अगर जो इल्जामात हैं वो प्रूव हो जाते हैं, साबित हो जाते हैं, तो फिर जो इनिशिएटिंग अथॉरिटी है वो उस मैटर को सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर को रेफर करेगा, और उसमें कुछ अपने रिकमेंडेशन भी देगा कि इसके साथ क्या किया जाए, मतलब इसके ऊपर कौन सा जुर्माना लगाया जाए या फिर इसको कितनी सजा दी जाए, वो सारे का सारा उसको रिकमेंड करेगा। फिर उसके बाद जो इनिशिएटिंग अथॉरिटी है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती विद द इंक्वायरी फाइंडिंग, मतलब जो एक इनिशिएटिंग अथॉरिटी है वो कहती है कि जो इसने तफ्तीश की है उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, तो वो फिर एक और अदर इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो बिठा के उससे दोबारा इंक्वायरी जो है वो भी करवाई जा सकती है। उसमें अगर टाइम की बात की जाए तो इनिशिएटिंग अथॉरिटी है जो कि तफ्तीश शुरू करवा रही है, तो वो एक टाइम पीरियड जो है वो मुख्तस कर सकती है कि इतने टाइम के अंदर जो ये तफ्तीश है वो मुकम्मल करनी है। उसके बाद है अगला चैप्टर जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर्स। अब जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर जो है, इसमें जुर्म हो तो इसके खिलाफ जितनी भी कार्रवाई है वो सारी की सारी डिस्कस होगी, मतलब एक जुर्म हुआ है उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो किस तरह सारी की सारी अमल में लाई जाएगी। उसमें एफआईआर जो है वो किस तरह लॉन्च होंगी, एफआईआर के ऊपर जो आगे जो काम है वो सारे के सारा वो किस तरह किया जाएगा, जो कार्रवाई होगी वो किस तरह होगी, तफ्तीश किस तरह होगी, वो सारे का सारा ये चीजें जो है वो यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। उसमें अपील्स आ जाता है, उसमें रिड्रेसल और ऑफ ग्रेवेंस आ जाता है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। उसके बाद आगे है अगला चैप्टर है इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, कि जो हमारे पास डिपार्टमेंट है, ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करेगा। ये सारे का सारा यहाँ पे यही चीज डिस्कस की गई है कि जो हमारे पास पैरा का डिपार्टमेंट है वो मुख्तलिफ जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिलकर अपना जो काम है वो करेगा। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो आगे हमारे पास जो अगला चैप्टर है वो है हमारे पास चैप्टर हमारे पास जो आता है 15 चैप्टर है, वो हमारे पास है असिस्टेंस टू अथॉरिटी एंड विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर, कि जो हमारे पास ऐसा बंदा जो कि कोई भी मशकूक शख्स की इतला देता है तो उसके बारे में अथॉरिटी क्या कहती है। उसके बारे में असिस्टेंस के बारे में कहती है कि जितने भी लोग हैं,
जितनी भी आवाम है वो सारी की सारी अथॉरिटी को अपनी असिस्टेंस दे सकती है। अब विसल ब्लोअर जो है, कोई भी अगर बंदा कोई चीज के बारे में, मशहूर चीज के बारे में बताएगा तो उसका जो नाम है उसका वो नाम सीगा राज में रखा जाएगा। ये सारे ये अथॉरिटी में ये लिखा हुआ है। और उसके बाद एवरी विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर शैल बी मेड इन रिटन और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू द अथॉरिटी और बोर्ड और हियरिंग ऑफिसर और SDO or EO in such manner and accompanied by such supporting documents or other material may as may be prescribed। मतलब जो विसल ब्लोअर है वो उसमें कोई भी अगर उसने बताना है तो वो लिख के बताएगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो बताएगा। किस किस को ये सारे उसने बता दिए हैं, किस किस को बताएगा। और जितना भी है उसके साथ अब वो जो बताएगा, जो अपना मतलब इल्जाम लगाएगा या किसी के बारे में बताएगा मशकूक एक्टिविटी के बारे में, तो उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो भी साथ वो लाजमी लगाएगा। उसके बाद इसमें अवार्ड्स की बात करें तो अवार्ड जो है इसके लिए कुछ अथॉरिटी जो है वो पैसे मुख्तस करेगी, फंड मुख्तस करेगी, जिसके जरिए उसको कुछ पैसे दिए जा सकते हैं या फिर उसको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जो है वो दिया जा सकता है। उसके बाद आगे इसमें कुछ प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन है मेकिंग विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर भी। अगर कोई विसल ब्लोअर बनता है तो उसकी प्रोटेक्शन किस तरह की जाएगी। उसके बाद ये सारी चीजें जो है ये आपने खुद देख लेनी है। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो कॉस्ट, रिवार्ड्स एंड रिफंड्स का है। कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट कि जो इन्फोर्समेंट है इसको लागू करने के लिए जितना खर्चे आएंगे वो सारे के सारे जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं या मतलब या फिर जितनी भी अथॉरिटी है वो सारी की सारी वो बेयर करेगी खुद। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मे गेट द इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट जो वो ले सकता है। उसके बाद रिवार्ड ऑफ द एम्प्लॉय के जो एम्प्लॉयज हैं अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको इनाम के तौर पर कुछ रकम या फिर शेयर्स वगैरह दी जा सकती हैं। उसके बाद रिफंड ऑफ फाइन, मतलब किसी को फाइन किया है तो उसको रिफंड भी किया जा सकता है। रेंट ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी कि जो भी सरकार की जमीनें हैं उससे रेंट जो है वो लिया जा सकता है, ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद फाइनेंस वो किस तरह होगा, अकाउंट्स और ऑडिट्स का मतलब वो किस तरह सारे का सारा इंतजाम किया जाएगा, ये सारा आपने खुद देख लेना है। क्योंकि ये चीजें जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके पेपर में शायद ये पूछी जाए। उसके बाद है इसका आखिरी चैप्टर मिसलेनियस का। अब मिसलेनियस का चैप्टर है, इसमें डेलीगेशन ऑफ पावर्स है कि जो पावर्स हैं वो किस तरह डेलीगेट की जाएंगी। तो ये पावर्स जो है वो सारी की सारी गवर्नमेंट जो है वो आगे डेलीगेट करेगी जितने भी हमारे पास ऑफिसर्स हैं। उसके बाद पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं ये किस तरह होंगे, ये सारे ऑल पर्संस एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट अंडर द एक्ट शेल बी डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट। मतलब उन सारे को कहा जाएगा पब्लिक सर्वेंट हैं विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860। 1860 का जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसके तहत जिससे उसका जो सेक्शन 21 है उसके तहत जितने भी लोग काम करेंगे उनको पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। अब इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑफिसर कोई भी काम करता है, कोई भी कार्रवाई अमल में लाता है, कोई तफ्तीश करता है, किसी चीज को रोकता है, कुछ भी करता है तो वो बरीउज जिम्मा होगा। वो क्या होगा, बरीउज जिम्मा होगा, क्योंकि वो किसी अच्छे काम के लिए ही वो कर रहा है, ये एक्ट उसका तहफ्फुज करता है। उसके बाद ओवर राइडिंग इफेक्ट। ओवर राइडिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि ये जो एक्ट है अगर इससे पहले अगर कोई एक्ट चल रहा है तो वो उसको ओवर राइड कर देगा, वो खत्म कर देगा और ये एक्ट जो है ये लागू हो जाएगा। उसके बाद पावर टू मेक रूल्स के रूल्स बनाने की पावर किसके पास है, रूल्स बनाने की पावर गवर्नमेंट के पास है। उसके बाद पावर टू फ्रेम रेगुलेशंस, रूल्स तो गवर्नमेंट बनाएगी, अब रेगुलेशन जो है वो कौन बना सकते हैं, तो रेगुलेशन जो है वो अथॉरिटी के पास पावर है कि जो अथॉरिटी है वो रेगुलेशंस बना सकती है। अब उसमें उसके बाद ये है कि पावर टू अमेंड शेड्यूल कि जो शेड्यूल्स हैं उनको अमेंड करने की पावर किसके पास है, तो वो गवर्नमेंट के पास ही है। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस हैं, इनको आपने देख लेना है। और ये हमारे पास जो शेड्यूल्स हैं जिसमें एक कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट, उसके बाद पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट, उसके बाद पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2024 और पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। ये सारे के सारे जो हैं वो शेड्यूल में शामिल हैं। अब शेड्यूल में अमेंडमेंट कौन कर सकता है, वो किसके पास अथॉरिटी है, वो गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, उसको अमेंड कर सकता है।
कर सकती है। तो ये तो था हमारे पास पूरा का पूरा जो पीरा एक्ट है, उसको हमने मुकम्मल इस एक वीडियो में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर तो आपको इस ये जो हमारे पास जो एक्ट है, इसकी अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो, तो नीचे जो 0324 वाला नंबर आ रहा है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो नोट्स हैं वो आप मेरे से ले सकते हैं। इसके अलावा जो आगे हम जो लेक्चर अपलोड करेंगे, उसमें इंशाल्लाह कंप्यूटर और कंप्यूटर के साथ साथ हम जो बेसिक मैथ है, वो हम इंशाल्लाह उसके 2 लेक्चर जो हैं वो आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। इसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो इसमें पोर्शन आएगा, उसकी भी एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दी जाए। इससे पहले हम पंजाब की जो वीडियो है, पंजाब से रिलेटेड, वो हम शेयर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर आपको इसमें कोई भी कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो रही है, तो आप वो हिस्सा जो है वो दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे एक अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।